एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, उसका आंसर समझ लेना, कैसे लिखना है और कितना लिखना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में, जो भी 12th क्लास में, सबके साथ शेयर करिए। बायोस्टडी चैनल का हिस्सा बने। चलिए, आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा, ए पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 के में, ह्यूमन रिप्रोड्यूस। ह्यूमन का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअली और सेक्सुअली। कैसे होगा? सेक्सुअली। ये सब आप सब लोगों को ये चीज़ पता है, इसमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बी पार्ट में क्या होगा? ह्यूमन्स आर ओवीपेरस, वीवीपेरस, ओवोवीवीपेरस। ओवीपेरस क्या होता है? ओवीपेरस वो होता है जो एनिमल्स ले एग्स, जो एग्स को ले करते हैं और उसके बाद में बेबीज उनके प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। विविपेरस का मतलब क्या होता है? बेबीज का प्रोडक्शन होना। कहाँ से? पेरेंट बॉडी से, ठीक है। मतलब पेरेंट बॉडी के अंदर से ही लाइव बेबी बनेगा और लाइव बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को, ये वाले प्रोसेस को बोलते हैं विविपेरस। तो ओवीपेरस वाला नहीं है, बर्ड्स के केसेस में होता है ये। विविपेरस वाला होगा कैट, डॉग्स, ह्यूमन। इस केस में क्या चलता है? विविपेरस चलता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ये ओवीपेरस का मतलब होता है गाइस, जैसे बर्ड्स वो क्या करते हैं? एग को ले करते हैं, ठीक है। मतलब वो एग से बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं। और विविपेरस में क्या होगा? ह्यूमन की बॉडी से लाइव बेबी बनेगा, ठीक है। इसको विविपेरस बोलते हैं। सी पार्ट में क्या है? फर्टिलाइजेशन इज ब्लैंक इन ह्यूमन। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है ह्यूमंस के अंदर? फर्टिलाइजेशन होता है गाइज इंटरनल, ठीक है। सब क्या चलता है इसमें? इंटरनल प्रोसेस चलता है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जिसको नहीं पता, स्पर्म और एग, जो स्पर्म और एग होते हैं उनका फ्यूजन जो होगा वो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। डी पार्ट में है मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर। मेल और फीमेल गैमीट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं, ठीक है। एन क्या है? स्पर्म एंड एग मिलके क्या बनेंगे? ये बना देंगे जाइगोट। जाइगोट, और जाइगोट कैसा होगा? 2n होगा, मतलब ये डिप्लॉयड होगा। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? हैप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जाइगोट क्या का है? ई पार्ट में यहाँ पे जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड है, ठीक है। एफ पार्ट में क्या आ जाएगा? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड। मैच्योर फॉलिकल से ओवम का रिलीज होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन चलता है 14th डे टू 16th डे के बीच में, कभी भी ओव्यूलेशन हो जाता है। इसके अंदर जो ओवम होता है, फुली मैच्योर ओवम रिलीज हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। आप लोगों की बुक में 14th लिखा हुआ है, किसी में लिखा हुआ है 14th टू 16th। ये ओव्यूलेशन होता है, एग का रिलीज होना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो ये चलता है 14th डे पे। ये वेरी करता है साइकिल्स पे, ठीक है। किसी इंडिविजुअल में, किसी फीमेल में 3 to 5 डेज चलती है, किसी में 7 डेज चलती है, तो उस बेसिस पे ये डिपेंड करता है। तो 14th डे ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है। जी पार्ट में है ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड। भाई ओव्यूलेशन हो रहा है, एग का रिलीज हो रहा है, तो किस हार्मोन के इंडक्शन की वजह से हो रहा है? मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कौन सा हार्मोन इसके अंदर इन्वॉल्व है? इसके अंदर इन्वॉल्व है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। LH इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। H पार्ट में है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं फ्यूजन को? फ्यूजन को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। जो मेरे पहले की वीडियोस को देख चुके हैं उन लोगों को ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से आते हैं। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने नहीं देखे गाइस तो आप लोग जाके देख लें,
ठीक है। आई पार्ट में है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोला जाता है। अब पर्टिकुलर पूछते हैं कि फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है, फर्टिलाइजेशन पर्टिकुलरली किस पार्ट में होता है फैलोपियन ट्यूब के, तो वो पार्ट है एम्प्यूला। और अगर जंक्शन की बात करें तो एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन होगा। ओके, जे पार्ट में है जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म। भाई जाइगोट जो है मेल और फीमेल गैमीट से फ्यूज होके बना है, ठीक है। जाइगोट जब डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद में वो क्या बना देगा। मैंने, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी याद है तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जब जाइगोट के अंदर डिवीजन्स चलते हैं 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल्स, उसके बाद में क्या बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। और बहुत से आप लोगों को याद भी होगा बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज़ मुझे लिख के बताना। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस देख ली हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना अंदर वाली सेल्स को क्या बोलते हैं। चलो अंदर वाली का मैं बता देती हूँ, ICM इनर सेल्यूलर मास, और बाहर वाली लेयर का आप लोग बताओगे, ठीक है। तो जाइगोट डिवाइड होके क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, विच इज़ इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, और ये जाके यूट्रस के अंदर क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। और उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर फीटस बनेगा, ठीक है। के पार्ट में है द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द यूट्रस। फीटस और यूट्रस के बीच में कनेक्शंस कौन बनाता है, प्लेसेंटा बनाते हैं। आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी, क्रियोनिक विलाए जो होती हैं वही आगे प्लेसेंटा फॉर्म करती हैं, और प्लेसेंटा क्या कराता है, प्लेसेंटा एक जंक्शन होता है, एक कनेक्शन होता है फीटस और मदर के बीच में, जिससे न्यूट्रिशन मतलब ग्लूकोज का, O2 का, CO2 को बाहर जाना है, एक्सक्रीटा को बाहर जाना है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकलना है, तो वो किसके थ्रू होगा, सारा काम प्लेसेंटा के थ्रू होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया गाइस वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ आप लोगों के। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लेबल डायग्राम, एक अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाना है, उसके बाद में उसकी लेबलिंग करनी है पार्ट्स की, ठीक है। देखो आप लोग अच्छे से पहले 1 बार 2 बार इसको ड्रॉ करके देखें, लेबलिंग करके देखें। मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आप लोगों को समझा देती हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था एसेसरी डक्ट्स के बारे में, एसेसरी ग्लैंड के बारे में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, टेस्टिस, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। पीछे वाली वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो आप लोग जाके देख लें। उसमें क्या होता है, यहाँ पे एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड। अच्छा, ग्लैंड का बेसिकली काम क्या होता है, ग्लैंड का काम होता है सिक्रीशंस कराना, ठीक है, और डक्ट का काम होता है उन सिक्रीशंस को पास आउट करना। एक टाइप से पैसेज वे होता है जहाँ से सिक्रीशंस पास होती हैं, उनको डक्ट्स बोल देते हैं, ठीक है। एक तरफ से ऐसे मानो कि डक्ट्स क्या हैं, पैसेज वे है, वो रास्ता है जहाँ से सिक्रीशंस पास होते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनिटेलियाज में क्या आ जाते हैं, जैसे पेनिस आ गया, जो चीज़ें रिप्रोडक्शन में हेल्प करवा रही हैं और एक्सटर्नल की बाहर की तरफ में प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी यहाँ पे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बारी बारी मैंने एक एक करके अच्छे से मैंने सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आप लोग टेस्टिस की करें लेबलिंग ज़रूर, टेस्टिस की लेबलिंग ज़रूर करें, एपिडिडमस की लेबलिंग करें। उसके बाद में क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखो जो भी यहाँ पे ग्लैंड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पे डक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जो टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, आप लोगों को इस चीज़ का पता है। यहाँ पे इसमें लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लोब्यूल्स मतलब कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं टेस्टिस के अंदर, यहाँ से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, तो ये वाला पार्ट शो कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये इनकी जो सिक्रीशंस होंगी वो स्पर्म को क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहेंगी, तो यहाँ पे ग्लैंड को दिखाना बहुत ज़रूरी है। सेमिनल वेसाइकल, ये है यूरेट्रा, ये है यूरेनरी ब्लैडर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या 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 दिखाना है उसके अंदर, यूरेनरी ब्लैडर, यूरेटर, और क्या दिखाना है आप लोगों को, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड द
पेनिस एंड टेस्टिस। ये चीज़ें आप लोगों को दिखानी यहाँ पे ज़रूरी हो जाती हैं। तो आप लोग ये डायग्राम को अच्छे से बनाना सीखें, एक दो बार प्रैक्टिस करें इस चीज़ की। थर्ड क्वेश्चन में है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सेम है, एसेसरी डक्ट्स के बारे में, एसेसरी ग्लैंड के बारे में, पेयर ऑफ ओवरीज, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पे तो चीज़ें बहुत लिमिटेड सी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाना है, फेलोपियन ट्यूब दिखाना है, उसमें उसके पार्ट्स आप लोग शो कर देना, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद में आप लोगों को ओवरीज भी बनानी बहुत ज़रूरी है, यूट्रस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ में कुछ लिमिटेड सी चीज़ें हैं, आप लोगों को अच्छे से याद रह जाएंगी ये चीज़ें, आप लोग बस डायग्राम को बनाना सीख लें। देखो क्या है, ये फेलोपियन ट्यूब है, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, ये फेलोपियन ट्यूब है। इसके 3 पार्ट होते हैं फेलोपियन ट्यूब के, इस्थमस, एम्पुला एंड द इन्फांडिबुलम, ठीक है। ये 3 पार्ट हैं फेलोपियन ट्यूब के, इसको ओविडक्ट भी बोल देते हैं, ओविडक्ट। यहाँ पे ये ओवरी है, नीचे वाला क्या है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस की लेयर्स हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर होती है, बीच वाली होगी मायोमेट्रियम और बाहर वाली होगी पेरीमेट्रियम। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एंडोमेट्रियम जो यहाँ पे लेयर है, इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब बेबी का बर्थ होता है जब एक बेबी का, वहाँ पे कौन सी काम आएंगी, कौन सी वाली लेयर काम आती है, मायोमेट्रियम। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और उससे क्या होगा, एक्सपेल्शन होता है बेबी का, मतलब बेबी का बर्थ होता है, बेबी बाहर आ जाता है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम का ऐसे याद रखना कि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का है और यहाँ पे बर्थ, चाइल्ड बर्थ के नाम से इसको याद रख लेना, मायोमेट्रियम को। नीचे क्या है, सर्विक्स है और ये नीचे वेजाइना है और ये पूरा पार्ट क्या है, यूट्रस है बीच में, ठीक है। यहाँ पे बेबी का इम्प्लांट होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन दिखा रहा था यूट्रस में, वो यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा और यहाँ पे वो ग्रो करेगा। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप लोगों को ये सारी चीज़ें शो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द मेजर फंक्शंस ईच ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरी। भाई टेस्टिस और ओवरी दोनों के मेजर फंक्शंस यहाँ पे दिखाने हैं, ठीक है। टेस्टिस का मेजर फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए। स्पर्म को प्रोडक्शन कौन करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है टेस्टिस से। उस प्रोसेस को बोलते हैं गाइस स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पार्ट है किसका, टेस्टिस का, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू प्रोडक्शन होता है स्पर्म्स का, राइट। सेकेंड पार्ट में है इसके, जो सेकेंड पॉइंट है इसका, वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द मेल सेक्स हॉर्मोन्स बाय द लेडिग सेल्स। अब स्पर्म का प्रोडक्शन कराना है, स्पर्म का प्रोडक्शन करवाना है और आगे स्पर्म्स को एक्टिव रखना है, उसको सिक्रीशंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी ग्लैंड सिक्रीशंस हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि न्यूट्रिशन भी तो उसको चाहिए ना स्पर्म को कहीं ना कहीं से। तो स्पर्म को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी और स्पर्म को आगे प्रोड्यूस करना है, एक्टिव भी रहना है। तो वो सारी चीज़ों के लिए क्या होगा, मेल सेक्स हॉर्मोन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे जब हमने चैप्टर को कंप्लीट किया था उस टाइम पे हमने यही देखा था, टेस्टिस का पूरा पढ़ा, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा पढ़ा, उसके बाद में फीमेल का, और उसके बाद में हॉर्मोन्स का भी पढ़ा था, क्योंकि हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेल सेक्स हार्मोन जो कि किससे सिक्रीट होते हैं, बाय द लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स इज अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं गाइस। एक तो सबसे पहला ये है प्रोडक्शन होगा स्पर्म्स का, दूसरा यहाँ पे मेल सेक्स हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उनका प्रोडक्शन होता है बाय द लेडिग सेल्स। अच्छा, ओवरी में क्या होगा, ओवरी के मेजर फंक्शंस में क्या पार्ट आ जाएगा। अब पहला तो यही होगा प्रोडक्शन ऑफ द ओवा, जिसको oogenesis बोलते हैं। oogenesis इज द प्रोडक्शन ऑफ ओवा, ठीक है, बाय द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी। ओवरी की जो लेयर होती है, ओवरी में लेयर प्रेजेंट होती है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसमें, और उससे क्या बन जाता है, ओवा बन जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन, फीमेल सेक्स हार्मोन्स में क्या आ जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड द ईस्ट्रोजन बाय द ग्राफियन फॉलिकल्स एंड द कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा, मेल सेक्स हार्मोन में क्या आ जाएगा,
टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। मेन उसमें जो हार्मोन होता है मेल्स में वो टेस्टोस्टेरोन होता है, और फीमेल्स के केस में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन एंड द ईस्ट्रोजन। किससे सीक्रेट होंगे, बाय द ग्राफियन फॉलिकल एंड द कॉर्पस ल्यूटियम। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है। देखो क्या है, नीचे क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम क्या होती है, मदर सेल होती है जिससे आगे गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। बीच में यहाँ पे सर्टोलाई सेल्स हैं। सर्टोलाई सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, तो इसीलिए इनको नर्स सेल्स भी बोला जाता है। नर्स की तरह यहाँ पे ये टेक केयर करेंगी स्पर्म्स का, जो प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स होंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, उसके बाद में स्पर्मेटिड एंड द स्पर्मेटोजोआ। लास्ट में आप लोगों को ये दिख रहे हैं स्पर्मेटोजोआ, जिनको स्पर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट है किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। अब यहाँ पे आप लोग समझो इसके अच्छे से फंक्शंस क्या हैं। देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर फाउंड इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। टेस्टिस है, उसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 200 to 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ इस टाइप के आप लोगों को दिखेंगे अगर आप लोग डायग्राम अच्छे से देखें तो, और उसके अंदर कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल में मिलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एंड हैज़ अ लाइनिंग ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, और उससे क्या प्रोड्यूस होते हैं, उससे गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, उससे आगे जर्म सेल्स बनती हैं। ऑन द इनर साइड इट इज़ लाइंड बाय द 2 टाइप ऑफ सेल्स। अंदर की तरफ में मैंने आप लोगों को बताया है, अंदर की तरफ में क्या होगा, सर्टोलाई सेल्स होंगी और स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोलाई सेल्स क्या हैं, सर्टोलाई सेल्स आर रेफर्ड टू एज द नर्स सेल्स ऑफ द टेस्टिस बिकॉज दे नरिश द जर्म सेल। जर्म सेल को नरिश करने का काम, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम सर्टोलाई सेल्स कराती हैं। दूसरा है स्पर्मेटोगोनिया, इनको मदर सेल भी बोला जाता है। दे आर मेल जर्म सेल्स दैट प्रोड्यूस द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जहाँ पे भी स्पर्मेटोगोनिया है, आप लोगों को यही चीज़ याद रखनी है कि उससे क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और उसमें मियोटिक डिवीज़न होगा, मियोसिस डिवीज़न। क्या याद रखना है आप लोगों को, मियोसिस डिवीज़न, राइट। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर अंडरगोज द डिवीज़न एंड फॉर्म्स द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखो क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया था जिसको हम लोगों ने मदर सेल का नाम दिया है, उसके अंदर मियोसिस डिवीज़न होगा। यू गाइज नो इट बेटर कि मियोसिस डिवीज़न 2 टाइप का होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस 2, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है। जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो हम लोगों को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिल गए, और मियोसिस 2 हुआ तो हम लोगों को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीज़न कौन सा है, मियोसिस डिवीज़न, और यू कैन से मियोटिक डिवीज़न, और उसके बाद में लास्ट में स्पर्मेटोजोआ मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। वैसे मैंने ये क्वेश्चन जब मैंने पहले की वीडियोस रिलीज़ की थी उसमें मैंने अच्छे से समझा दिया था, बट जो लोग ये वीडियोस नहीं देख पाते हैं उनके लिए आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, वो भी पूरा आप लोग कवर कर लेंगे। बट अगर आपको एक एक चीज़ें अच्छे से समझनी है गाइस, तो आप लोग पूरी वीडियोस को देखें, बीच में वीडियो को स्किप ना करें। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस को हमें डिस्क्राइब करना है, इसके प्रोसेस को हमें डिस्क्राइब करना है, तो इसका प्रोसेस 2 स्टेप्स में चलता है। वो 2 स्टेप्स क्या हैं, पहला तो यही होगा कि फॉर्मेशन होगा स्पर्मेटिड्स का, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा, और सेकंड पॉइंट है स्पर्मियोजेनेसिस। ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने वाली हूँ गाइस। यहाँ पे 2 चीज़ें चलती हैं, स्पर्मेटिड्स का बनना, फॉर्मेशन होना स्पर्मेटिड्स का। यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्पर्मेटिड्स किसको बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स बोलते हैं स्पर्म्स को, ठीक है, स्पर्मेटिड्स बोलते हैं स्पर्म्स को। तो स्पर्म्स बनने का प्रोसेस क्या होगा, 3 फेज में डिवाइड किया गया है।
पहला फेज़ है मल्टीप्लिकेशन फेज़, दूसरा है ग्रोथ फेज़ और तीसरा है मैच्योरेशन फेज़। देखो मल्टीप्लिकेशन के नाम से आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, सेल्स का नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे ग्रोथ फेज़ है तो मतलब उनकी ग्रोथ होती होगी, और यहाँ पे मैच्योरेशन है तो मतलब वो उनका मैच्योरेशन चलता है। मैच्योरेशन कब चलता है? जब डिवीज़न हो जाता है, या तो मियोसिस हो या फिर माइटोसिस हो। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ मैं आप बता दूँ यहाँ पे कि जब मल्टीप्लिकेशन फेज़ चलता है तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीज़न होता है, क्योंकि माइटोटिक डिवीज़न क्या करता है ना कि जो नंबर ऑफ सेल्स होती है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। इससे इक्वेशनल डिवीज़न होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। मियोसिस डिवीज़न में क्या होगा? रिडक्शन डिवीज़न होगा, और क्या होगा? उससे हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगी। डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल अगर प्रोड्यूस करनी है या प्रोड्यूस होनी है तो वहाँ पे मियोसिस डिवीज़न चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीज़न्स चलेगी, मियोसिस डिवीज़न, और उसके बाद में मैच्योरेशन हो जाएगी। लास्ट में क्या देखने को मिलेंगे? स्पर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो मल्टीप्लिकेशन फेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 फेज आप लोगों को नाम तो अभी क्लियर हो गया ना गाइस कि 3 फेज इसमें होते हैं। फर्स्ट पार्ट में है मल्टीप्लिकेशन फेज में जब सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर लेते हैं, जब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन हो जाती है उस टाइम पे क्या होगा? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं जिनको प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स बोला जाता है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स का मतलब क्या है? प्रीमोर्डियल मतलब अर्लियर स्टेज, जो पहले की सेल्स हैं। ठीक है, वो डिवाइड करती हैं सेवरल टाइम्स और डिवीज़न चलता है माइटोसिस डिवीज़न, और लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बना देती हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया आप लोगों को पता है क्या है? मदर सेल है, मदर सेल। तो क्या होगा? माइटोसिस डिवीज़न होगा। माइटोसिस डिवीज़न होने के बाद में स्पर्मेटोगोनिया बन गए। अब स्पर्मेटोगोनिया होंगे भाई डिप्लॉयड। स्पर्मेटोगोनिया भी 2 टाइप के होंगे, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया कैसे होंगे? ये स्टेम सेल्स की तरह काम करेंगे, मतलब ये रिजर्व रहेंगे। ठीक है, ये रिजर्व रहेंगे। और टाइप बी वाले स्पर्मेटोगोनिया क्या होंगे? ये आगे स्पर्म्स बना देंगे, ये प्रिकर्सर होंगे स्पर्म्स का। अब टाइप बी को उठा के चलते हैं, इसी को लेके आगे हम लोग बात करेंगे। ग्रोथ फेज और मल्टीप्लिकेशन फेज तो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 2 टाइप के स्पर्मेटोगोनिया देखने को मिले। अब लास्ट में ग्रोथ फेज बच गया, और क्या बच गया? मैच्योरेशन फेज बच गया। ठीक है, ग्रोथ फेज बी पार्ट में क्या होगा? ईच टाइप ऑफ द बी स्पर्मेटोगोनिया एक्टिवली ग्रोज। जो बी टाइप के स्पर्मेटोगोनिया है वो एक्टिवली ग्रो करेंगे, और वो ग्रो करके क्या बना देंगे? एक्टिवली ग्रो करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या है? ये स्पर्मेटोगोनिया है, ग्रो करेंगे और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देंगे। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देंगे, और नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? नर्स सेल से, मतलब सर्टोलाई सेल्स से, सर्टोलाई सेल्स। ओके, उसके बाद में सेकंड जो इसके बाद में लास्ट पार्ट है मैच्योरेशन फेज वाला, उसमें क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज द 2 सक्सेसिव डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीज़न चलेंगे, उसमें मियोटिक डिवीज़न होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ओके, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न में क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बना देगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देगा, मतलब 2 डॉटर सेल्स में बन जाएंगी। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा? उसके अंदर आगे डिवीज़न चलेगा, मियोसिस 2 और 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पे मैं बता देती हूँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी से क्या बनेंगे? यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ठीक है, 4 स्पर्मेटिड्स, और ये क्या है? 4 स्पर्म्स हैं। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गए? 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे 3 फेज चले थे, क्या थे? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड द मैच्योरेशन फेज। ये था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोगोनियम था, मदर सेल थी, यहाँ पे क्या होगा? एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे माइटोसिस डिवीज़न होके, और क्या बनेंगे? यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी बनेंगे, जो कि आगे स्पर्म्स बनाएंगे। ठीक है, स्पर्म्स बनाएंगे। यहाँ पे फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, माइटोसिस डिवीज़न हुआ, उसके बाद में मियोसिस 1 हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, मियोसिस 2 हुआ, स्पर्मेटिड्स बन गए, और ये आगे स्पर्म्स हैं। अब दूसरा प्रोसेस है हमारे पास में कि स्पर्मिएशन क्या होता है। सेकंड यहाँ पे अपने पास में क्या स्टेप था कि स्पर्मिएशन का प्रोसेस क्या होता है। मतलब 2 चीज़ें थी, एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स था और दूसरा स्पर्मिएशन था। स्पर्मिएशन होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, मतलब स्पर्मेटिड से
स्पर्म्स का बनना इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस. ओके, द ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजोआ आर द लेटर नोन एज स्पर्म्स. 4 स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 स्पर्मेटोगोनियम. भाई 4 स्पर्म्स बनते हैं और यहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, उससे 4 बनेंगे. आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इनटू द सर्टोलाई सेल्स. सर्टोलाई सेल्स में एम्बेडेड होता है और उसके बाद में वो रिलीज हो जाता है कहाँ से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं. मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन. ओके, इज नोन एज स्पर्मिएशन. गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th. नेम द हॉर्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. अभी जो पीछे हम लोगों ने प्रोसेस डिस्कस किया है उसके अंदर कौन कौन से हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हैं, क्वेश्चन का ये मतलब है. अब आंसर में क्या लिखना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH के नाम से जाना जाता है. सिक्रीशंस ऑफ द एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस का सिक्रीशंस होगा. एंड्रोजेंस से मतलब है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा सेकंड पॉइंट में, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड एट द एज ऑफ प्यूबरिटी स्टिमुलेटिंग द सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कौन सिक्रीशन करवाएगा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. वापस से मैं बोलती हूँ, GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या सिक्रीट होगा उससे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एक्ट ऑन द सर्टोलाई सेल्स, सर्टोलाई सेल्स पे वो एक्ट करेंगे और स्टिमुलेट करा देंगे किसके सिक्रीशन को, सिक्रीशंस ऑफ द फैक्टर्स विच एड इन द स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस. कुछ फैक्टर्स रिलीज होंगे जिससे स्पर्मियोजेनेसिस होगा. मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स का बाहर रिलीज होने का काम होता है उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं. उसके लिए कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए अपने को FSH चाहिए. तो FSH का यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो चुका है, ठीक है. यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल क्या है, LH और FSH का. यहाँ पे ये स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड द स्पर्मिएशन. यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, स्पर्मियोजेनेसिस बताना है और स्पर्मिएशन बताना है. देखो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स टू मैच्योर मोटाइल स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं. आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेंगे. अब स्पर्मेटिड्स कैसे हैं, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, और स्पर्मेटोजोआ कैसे हैं, स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म्स भी बोलते हैं, वो तो मोटाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है. और स्पर्मिएशन का मतलब होता है, it is the phenomena where the mature spermatozoa are released from the Sertoli cells into the lumen of the seminiferous tubule of the testis. Sertoli cells से seminiferous tubules में आ जाते हैं और seminiferous tubule से ये लोग बाहर आ जाते हैं, ठीक है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं. आप लोगों को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ गाइस, स्पर्मिएशन का मतलब होता है मैच्योर स्पर्मेटोजोआ का रिलीज होना सर्टोलाई सेल से, उसके बाद में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं. ये लोग नहीं, मतलब स्पर्म्स, ठीक है. तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, राइट. क्वेश्चन नंबर 9th. इतना स्पर्म्स की बात चल रही है तो एक बार इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग अच्छे से बनाना सीख लें. ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द स्पर्म. स्पर्म का लेबल डायग्राम बनाना है. उसमें क्या है, हेड पार्ट है, नेक है, मिडल पार्ट है एंड द टेल रीजन है. हेड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो बाहर की तरफ में कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको एक्रोजोम बोलते हैं. इसके अंदर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं. लाइटिक एंजाइम्स किस में हेल्प करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं. फर्टिलाइजेशन, ओके, फर्टिलाइजेशन में ये हेल्प करते हैं.
बीच में इसके न्यूक्लियस होगा, उसमें क्रोमोसोमल मटेरियल होगा, ठीक है। मिडल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। और टेल है, टेल क्या करेगी, उसको मोशन में हेल्प करवाएगी, मतलब उसको स्विम करना है तो उसके लिए टेल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और टेल बहुत लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्पर्म का, मतलब सबसे लंबा पार्ट टेल होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था। क्वेश्चन नंबर 10th है, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा। भाई सेमिनल प्लाज्मा के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। आंसर देखो, सिक्रीशंस ऑफ द एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स ऑफ द मेल की जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं, क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल, बल्बो यूरेथ्रल, ये 3 चीज़ें हैं। आप लोगों को मैंने अच्छे से बताई थी। जो भी ग्लैंड हैं उनसे सिक्रीशंस होते हैं और वो सिक्रीशंस क्या करते हैं, हेल्प कराते हैं स्पर्म को, क्या कराएंगे, एक्टिव रखेंगे, उसको न्यूट्रिशन देते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों में हेल्प होगी किसकी, यहाँ पे ग्लैंड के सिक्रीशंस की, ठीक है। मेनली कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड द अदर एंजाइम। अब देखो आप लोग एक बात को समझो, आप लोगों को ये चीज़ पता है कि सीमेन के अंदर क्या होता है, 60 to 70% पार्ट होता है, ठीक है। सीमेन प्लस में स्पर्म्स, ये चीज़ें होते हैं। तो 60 to 70% पार्ट किसका होता है, सीमेन का होता है। अब सीमेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सीमेन क्या है, सीमेन है सिक्रीशंस, सीमेन है सिक्रीशंस ऑफ द एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड की सिक्रीशंस हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा कैल्शियम, फ्रक्टोज और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया गाइस। क्वेश्चन नंबर 10th में यही बताना था कि मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं सेमिनल प्लाज्मा के। यहाँ पे मेजर कंपोनेंट्स में आ जाएंगे कैल्शियम, फ्रक्टोज और कुछ एंजाइम्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड। मेल एसेसरी डक्ट और ग्लैंड्स के यहाँ पे मेजर फंक्शंस आप लोगों को बताने हैं, अच्छे से समझना। मेजर एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या है, वासा एफ्रेंसिया, रेटेटेस्टिस और क्या आ जाएगा, वासा डेफरेंसिया एंड द एपिडिडमस। ये 4 चीज़ें आ जाएंगी किसके अंदर, यहाँ पे मेल एसेसरी डक्ट्स के अंदर, ठीक है। पहले डक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वासा एफ्रेंसिया कंडक्ट्स स्पर्म फ्रॉम द रेटेटेस्टिस टू द एपिडिडमस। रेटेटेस्टिस से एपिडिडमस की तरफ जाने वाले स्पर्म्स, फिर से बता देती हूँ आप लोगों को, रेटेटेस्टिस से एपिडिडमस तक जाना है स्पर्म्स को, कौन लेके जाएगा, वासा एफ्रेंसिया। डक्ट्स क्या हैं, पैसेजवे हैं, सिक्रीशंस को ले जाने का काम करती हैं। रेटेटेस्टिस से एपिडिडमस तक जाने का कौन काम कराएंगी, की हेल्प कराएंगी, वासा एफ्रेंसिया, ठीक है। स्पर्म्स रेटेटेस्टिस से निकल के और एपिडिडमस तक चले जाएंगे। रेटेटेस्टिस स्टोर करेंगी स्पर्म्स को, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है, रेटेटेस्टिस क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं। तो रेटेटेस्टिस का काम क्या होगा, स्टोर करना स्पर्म्स को, ठीक है। वासा डेफरेंसिया, डेफरेंसिया का क्या काम होगा, कंडक्ट द स्पर्म्स फ्रॉम एपिडिडमस टू द यूरेथ्रा। अब आप लोग समझो, रेटेटेस्टिस, एपिडिडमस, एपिडिडमस के बाद में यूरेथ्रा, राइट। यहाँ पे जो बीच में कौन करेगा कंडक्ट करने का काम, यहाँ पे होगा वासा एफरेंसिया, और यहाँ पे कंडक्ट करने का काम कौन करेगा, वासा डेफरेंसिया, ठीक है। एपिडिडमस समझो क्या है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म, स्टोरेज एंड नरिशमेंट। अब स्पर्म्स को मैच्योर होना है, उनको मैच्योर होना है, उसके बाद में मैच्योर होने के बाद में स्टोर होना है, उसके बाद में उनको नरिशमेंट भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से होगी, एपिडिडमस से होंगी, ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड्स, मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स क्या कराएंगी, सिक्रीशंस कराएंगी। सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल क्या है, एक्टिवेट करवाएगी, प्रोवाइड कराएगी एनर्जी टू फैसिलिटेट द स्पर्म मोटालिटी। स्पर्म्स को एक्टिव रखेंगी और स्पर्म्स को स्विम करें ताकि स्पर्म्स मोटाइल रहें। सेमिनल वेसाइकल की जो सिक्रीशन होगी वो हेल्पफुल होगी। आफ्टर द इजैकुलेशन, इजैकुलेशन होने के बाद में स्पर्म को एक्टिव रहना और स्विम करते रहना, मतलब मोटाइल रहना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए सेमिनल वेसाइकल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या कराएगी, नरिश कराएगी और एक्टिवेट्स द स्पर्म, एनहेंस द स्पर्म मोटालिटी, प्रोवाइड द एल्कलिनिटी टू द इजैकुलेट, न्यूट्रलाइज द यूरिन
एसिडिटी। देखो ये एल्कलाइन होती हैं, जो ग्लैंड की सिक्रीशंस हैं वो एल्कलाइन होंगी। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगी ये। दूसरा काम क्या है, नरिश करने का काम है। तीसरा है एक्टिवेट रखने का काम, ताकि वो मोटाइल रहें। तो ये सारी चीज़ों में हेल्प होंगी ग्लैंड्स की, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है गाइस, व्हाट इज oogenesis, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द oogenesis। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस पीछे बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। oogenesis बताया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। oogenesis क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फीमेल गैमीट, क्या है, ओवा। तो ओवा का प्रोडक्शन होना क्या है, उसका प्रोसेस oogenesis है, राइट। इट अकर इन द ओवरीज ऑफ द फीमेल, फीमेल की ओवरीज में, जिसको गोनेड्स भी बोला जाता है, वहाँ पे इसका प्रोसेस चलता है। वही सेम चीज़ें यहाँ पे होंगी, 3 फेज चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड द मैच्योरेशन फेज, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज से। छोटा सा आप लोगों को मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे देती हूँ, ताकि आप लोगों को प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या था, माइटोसिस डिवीज़न होगा, नंबर इंक्रीज होंगे, यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। ओगोनियम है, जहाँ पे भी नियम वर्ड आ जाए, मतलब क्या है, मदर सेल है, जैसे स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ पे भी क्या है, गोनियम, ठीक है। गोनियम का मतलब क्या होता है, मदर सेल। माइटोसिस डिवीज़न हुआ, ठीक है, उससे बनेंगे प्राइमरी oocyte बनेंगे ग्रोथ फेज के अंदर। उसके बाद में वही सेम चलेगा, मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2। मियोसिस 1 होगा तो उससे क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बनेंगे, और यहाँ पे एडिशनल एक छोटी पोलर बॉडी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो डिवीज़न होगा वो कैसा होगा, अनइक्वेशनल डिवीज़न होगा। एक बड़ी सेकेंडरी oocyte बनेगी, एक छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी। अब जो ये पोलर बॉडी बनी थी, ये पहली पोलर बॉडी है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड मियोसिस चलेगा, जो ये पोलर बॉडी है ये डिवाइड करके 2 पोलर बॉडीज़ बना देंगी, और जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करेगी, वो एक पोलर बॉडी बना देगी, और क्या बनाएगी, एक मैच्योर ओवम बनाएगी, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte से क्या बना, सेकेंडरी oocyte से बना ओवम, ठीक है, ये बन गया ओवम। सेकेंडरी oocyte से एक छोटी सी पोलर बॉडी भी बनी थी। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस किसका है, oogenesis का है। हम लोग अब इसको डिटेल से थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा गाइस, इन द फीटल डेवलपमेंट, जब फीटस का डेवलपमेंट चलता है, उसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनको जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है, किसकी, ओवरी की। फीटस डेवलपमेंट के टाइम पे देखा जाता है कि ओवरी के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है। अब ये सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। ये सेल्स के अंदर माइटोसिस डिवीज़न होगा, जिससे बहुत सारी एग मदर सेल बन जाएंगी, oogonia बन जाएंगी, ठीक है। इन ईच ओवरी, हर ओवरी के अंदर, ओवरी पेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, किसके, फीटस के में। अच्छा, बर्थ हो जाता है, जब एक फीटस का, एक बेबी का बर्थ हो जाता है, उसके बाद में कोई oogonia ऐड नहीं होती हैं, उससे पहले सारी oogonia बन जाती हैं, ठीक है। oogonia है, माइटोटिक डिवीज़न होगा, क्या बनाएंगी, प्राइमरी oocyte बनाएंगी। अब प्राइमरी oocyte है, ग्रोथ फेज चलेगा, सेकेंड फेज यहाँ पे। oogonia क्या करेगी, ग्रो करेगी, और बाहर में क्या बना देगी, ये अपने बाहर में लेयर। देखो प्राइमरी फॉलिकल्स, ये है प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte है, सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा की सेल्स यहाँ पे सराउंड है। अब दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी। अब एक बच्चा है, उसका जन्म होता है, उसके बाद में वो मैच्योरिटी अटेन करता है, उसको प्यूबर्टी भी बोलते हैं, प्यूबर्टी। जो ये लेयर्स प्रेजेंट हैं, ये बहुत सारे लेयर्स डीजनरेट हो जाती हैं बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक के टाइम में, ठीक है। कितनी बचती हैं, ये बचती हैं सिर्फ 60,000 to 80,000, ये बस इतनी बचती हैं लेफ्ट इन ईच ऑफ द ओवरी, ठीक है। थर्ड फेज है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, ईच प्राइमरी oocyte अंडरगोज द 2 मैच्योरेशन डिवीजन, पहला मियोटिक डिवीजन और दूसरा मियोटिक डिवीजन। याद रखना, मियोटिक डिवीजन किसके अंदर चलेगा, प्राइमरी oocyte के अंदर चलेगा, ठीक है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होगा, एक लार्ज सेकेंडरी oocyte का प्रोडक्शन होगा, और एक छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी, जिसको पोलोसाइट भी बोला जाता है,
ठीक है। सेकंड डिवीज़न में क्या होगा, जो पहले वाली पोलर बॉडी थी उससे 2 पोलर बॉडीज़ बनेंगी, और जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर भी एक छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी, और दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पे ओवम बनेगा, उसको ऊटिड भी बोलते हैं। ऊटिड ओवम से पहले वाली स्टेज को बोला जाता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte पोलर बॉडी बना देगी एंड द ऊटिड बना देगी। अब ये ऊटिड क्या है, मैच्योर होने के बाद में ओवम बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके 3 पोलर बॉडीज बनती हैं और एक यहाँ पे ओवम बनता है, ठीक है। ऊटिड ग्रोज इनटू अ फंक्शनल हैप्लॉइड ओवम, जो ऊटिड होगा वो ओवम बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक ओगोनियम बना है, एक ओवम बना है, और यहाँ पे 3 पोलर बॉडीज हैं। एक ओगोनियम था, उससे क्या बना है, एक ओवम बना है, और इससे 3 पोलर बॉडीज मिली हैं, ठीक है। तो ये देखने को मिला है एक ओगोनियम से, जबकि एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटिड्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे एक से सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा। आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ ली जाती है। अच्छा, वापस से आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करने की यहाँ पे आई थिंक नीड नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 फेज चले थे गाइज, क्या था, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड द मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, माइटोसिस डिवीजन होगा, उसमें ओगोनियम मदर सेल के अंदर फिर यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे डिवीजन होने के बाद में। फिर ग्रोथ फेज के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होगी, यहाँ पे मियोसिस चलेंगे, मियोसिस फर्स्ट एंड द मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट चला, उसके अंदर प्राइमरी oocyte में डिवीजन हुआ, एक पोलर बॉडी बनी और सेकेंडरी oocyte बनी। फिर उसके बाद में जो पोलर बॉडी थी उससे 2 छोटी छोटी और पोलर बॉडीज बन गई हैं। सेकेंडरी oocyte से एक पोलर बॉडी बनी और एक ऊटिड मिला, ठीक है। ऊटिड क्या करेगा, ओवम में फिर आगे कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे करके 3 पोलर बॉडीज मिली थी और एक यहाँ पे ओवम मिला था। अब यहाँ पे अगर मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है इस ओवम के साथ में तो वो जायगोट बना लेगा, ये आगे की चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे करके ये 3 फेज चले थे। आप लोगों को जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज, यहाँ तक में ओगोनियम है और प्राइमरी oocyte है, ये दोनों डिप्लॉयड हैं। उसके बाद में ये सारे कैसे हैं, हैप्लॉयड है, ये है हैप्लॉयड। मतलब क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte, पोलर बॉडी, ये सारे हैप्लॉयड हैं, ठीक है। Question number 13th is draw a labeled diagram of a section through the ovary। आप लोगों को एक लेबल डायग्राम शो करना है, किसका, ओवरी का। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताई थी ओवम के बाहर में जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उसको फॉलिकल्स बोला जाता है। यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, देखो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, फिर और लेयर्स यहाँ पे आके ऐड हो गई, वो बना देंगी सेकेंडरी फॉलिकल्स, और फिर वो बहुत सारी लेयर स्टार्ट हो गई यहाँ पे ऐड होनी, वो बना देंगी यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल, और यहाँ पे ये मैच्योर होने के बाद में ये ओवम रिलीज हो गया है। अच्छा, रिलीज होने के बाद में ये स्ट्रक्चर क्या देखने को मिला है, कॉर्पस ल्यूटियम का, फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम का आगे डीजनरेशन हो गया है, ठीक है। आगे ये यहाँ पे डीजनरेशन देखने को मिला है। बेसिकली आप लोगों को क्या यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी फॉलिकल शो करनी है, लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल, और उसके बाद में सेकेंडरी oocyte दिखाना है, ओवम दिखाना है जो कि फॉलिकल्स के सेंटर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम, और उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन, ठीक है, डीजनरेशन। तो ये चीज़ें आप लोगों को दिखानी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। अभी जो पीछे ये वाली चीज़ दिखा रखी थी ना, इसी का लेबल डायग्राम बनाना है, ठीक है। देखो सेंटर पार्ट इज द न्यूक्लियस, बाहर से स्टार्ट करते हैं, ग्राफियन फॉलिकल है, बाहर वाली लेयर है। अच्छा, लेयर्स को क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। एक्सटर्ना का मतलब क्या है, जो बाहर की तरफ में प्रेजेंट है, आउटर, आउटर वाली एक्सटर, थीका एक्सटर्ना, राइट। अंदर में इनर साइड में, इनर में क्या प्रेजेंट है, थीका इंटरना, ठीक है। उसके बाद में है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद में क्या है, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा है, बीच में फिर न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte है, लास्ट में बाहर में कोरोना रेडिएटा है, और ये क्या है, इसके अंदर फ्लूइड भरा है, फॉलिकुलर एंट्रम। देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे पाए तो ओवम की जब हम लेयर्स की बात कर रहे थे, क्या क्या लेयर्स थी उसमें, याद करो, फटाफट से याद करो। कोरोना रेडिएटा,
विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें थी ना, जोना पेल्यूसिडा, यही चीज़ें क्या हैं इसके अंदर में प्रेजेंट है। जोना पेल्यूसिडा बाहर वाली लेयर, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके बाहर में क्या है, कोरोना रेडिएटा। तो ये चीज़ें आप लोगों को सारी शो करनी है ग्राफियन फॉलिकल के डायग्राम के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? नेम द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। भाई यहाँ पे 5 चीज़ें दी हुई हैं, उनके फंक्शंस को हम लोगों को लिखने हैं। कॉर्पस ल्यूटियम, बी है एंडोमेट्रियम, सी अपने पास में है एक्रोजोम, डी है स्पर्म टेल और ई है फिम्ब्रिए, राइट। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम से। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर। भाई जब ग्राफियन फॉलिकल, अभी पीछे ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने जो देखा था, वो फॉलिकल रप्चर, फॉलिकल्स जब रप्चर हो जाती हैं, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती हैं, ओवम रिलीज हो जाता है, उसके बाद में ये एक बनता है छोटा सा यहाँ पे क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन कब होती है, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, राइट। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करती है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। हार्मोन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम किसके ड्यूरिंग चलती हैं चीज़ें, ये चलती हैं ल्यूटल फेज के ड्यूरिंग। और ल्यूटल फेज आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होते हैं, उसमें से एक ल्यूटल फेज होता है। ल्यूटल फेज में प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होता है, और सिक्रीशन कौन करवाता है, कॉर्पस ल्यूटियम करवाता है, ठीक है। इन द हाई लेवल्स ये प्रेजेंट होता है। द सिक्रीशन ऑफ द LH एंड द FSH इज इनहिबिटेड विच इज फर्दर प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। भाई देखो, अगर LH और FSH का सिक्रीशन अगर इनहिबिट हो रहा है, मतलब अगर रुक रहा है, तो ये आगे चल के ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देगा, मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। ओव्यूलेशन होता है जब LH और FSH दोनों का सिक्रीशंस हो, राइट। LH और FSH जब दोनों के सिक्रीशंस होते हैं, उससे ओव्यूलेशन होता है। अगर यहाँ पे सिक्रीशन को इनहिबिट कर दिया, मतलब यहाँ पे ओव्यूलेशन को भी प्रिवेंट कर दिया, राइट। द कॉर्पस ल्यूटियम फैसिलिटेट्स द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस टू प्रोलिफरेट एंड प्रिपेयर फॉर द प्रोसेस ऑफ द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के लिए ये प्रिपेयर करती हैं। ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन होने के बाद में क्या होगा, ओवम का रिलीज होगा। ओवम का रिलीज होगा, उसके बाद में स्पर्म आएगा, दोनों के बीच में फ्यूजन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा। अब जायगोट जो है आगे ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। अब ब्लास्टोसिस्ट को भी इम्प्लांट होना है यूट्रस की वॉल में, तो इम्प्लांटेशन के लिए कौन प्रिपेयर करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। कॉर्पस ल्यूटियम प्रिपेयर करेगा, ओके। बी पार्ट में है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का यहाँ पे क्या फंक्शन होगा, द एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की ये अंदर वाली लेयर होती है, और मैंने आप लोगों को बताया था जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो उस जो एंडोमेट्रियम होती है उसी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट। द अंडरगोज द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो स्टेजेस होती हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं एंडोमेट्रियम में, राइट। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस के लिए सारी चीज़ें क्या चलती हैं, एंडोमेट्रियम की ही यहाँ पे मेन बात की गई है, राइट। एंडोमेट्रियम में चेंजेस देखने को मिलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। अब ये क्या है, अपने आप को प्रिपेयर करती है ताकि एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन हो सके, ताकि एम्ब्रियो इम्प्लांट हो सके, राइट। सी पार्ट में है एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या है, लोकेटेड इन द एंटीरियर सेक्शन ऑफ द हेड। हेड के एंटीरियर सेक्शन में प्रेजेंट होता है। ऑफ द स्पर्म, स्पर्म के रिजेम्बलिंग अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोलाइज, ये कुछ एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर जो कि हाइड्रोलाइज करते हैं। कैसे होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एग विच इज फैसिलिटेटेड द स्पर्म टू परफोरेट थ्रू द एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्या बात बोलनी चाह रहे हैं यहाँ पे, एग की जो लेयर होती है, अब एक्रोसोम क्या करेगा, लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होंगे, इसको परफोरेट कर देगा, मतलब इसको ब्रेक कर देगा। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो पाएगी, यहाँ पे स्पर्म की एंट्री हो जाएगी, ठीक है, उससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो बेसिकली एक्रोसोम क्या कराता है, हेल्प फर्टिलाइजेशन में। डी है यहाँ पे पार्ट स्पर्म टेल। स्पर्म की टेल का क्या फंक्शन है, द स्पर्म टेल मेकअप फॉर द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, टेल है। इट हैज एंटर्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। वंस इट हैज एंटर्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक,
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर कराने में हेल्प कौन करवाएगा? स्पर्म की टेल, क्योंकि वो मोटिलिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, क्योंकि वो स्विमिंग में हेल्प करवाएगी स्पर्म को, राइट। ई पार्ट क्या है? फिम्ब्रिये है। टूवर्ड्स द ओवेरियन एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, फिम्ब्रिये क्या प्रेजेंट है? कुछ ऐसे सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है फेलोपियन ट्यूब के एंड में, यहाँ पे ये ओवरी है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, एमर्ज, बाहर की तरफ में ये एमर्ज होती हैं। दीज आर द फिम्ब्रिये विच असिस्ट इन गैदरिंग द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हुआ, ओवम बाहर निकला और ओवम को यहाँ पे कैप्चर कौन कर लेंगे? देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, कुछ ऐसे से हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है और ये यहाँ पे फिम्ब्रिये हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझो कि यहाँ पे ओवम का रिलीज हो गया, अब ओवम को कैप्चर कौन करेंगी? ग्राफियन फॉलिकल, तो कुछ ऐसा सा होगा फिम्ब्रिये का, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। या तो सही हो सकती है स्टेटमेंट या गलत हो सकती है, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद में मेक श्योर कि वो स्टेटमेंट सही हो, ठीक है। एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टोलाइज सेल्स, ये बात सच है या ये बात झूठ है? भाई सर्टोलाइज सेल्स क्या करती हैं? सर्टोलाइज सेल्स का तो काम क्या होता है? न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना, इसीलिए इनको नर्स सेल बोला जाता है। तो ये एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन नहीं करती हैं, ये बात गलत है, राइट, ये बात बिल्कुल गलत है। बी पार्ट में है स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द सर्टोलाइज सेल्स, भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? सर्टोलाइज सेल्स से मिलता है, राइट। सी पार्ट में है लेडिग सेल्स आर फाउंड इन द ओवरी। लेडिग सेल्स किसका पार्ट है? लेडिग सेल्स किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट है, राइट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आता है लेडिग सेल्स, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर नहीं आता, तो ये बात बिल्कुल झूठ है, फॉल्स। डी है लेडिग सेल्स सिंथेसाइज एंड्रोजेंस, लेडिग सेल्स से एंड्रोजेंस का सिंथेसिस होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। एंड्रोजेंस का सिक्रीशंस होता है लेडिग सेल से, राइट। ई है oogenesis टेक्स प्लेस इन द कॉर्पस ल्यूटियम, क्या oogenesis कॉर्पस ल्यूटियम में होता है? क्या ओवा का प्रोडक्शन कॉर्पस ल्यूटियम में होता है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये, तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, यस, क्योंकि जो ओवम का रिलीज होने का काम होता है, ओवम रिलीज हुआ, उसको स्पर्म नहीं मिल पाया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी, वो ओवम बाहर निकल जाएगा। अब ओवम का फ्यूजन हो गया स्पर्म के साथ में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, राइट। जी पार्ट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द हाइमन इज नॉट अ रिटेलिएबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी और द सेक्सुअल एक्सपीरियंस। भाई हाइमन का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना ये चीज़ें शो नहीं कर सकती कि ये चीज़ें शो नहीं कर सकती वर्जिनिटी को, ठीक है। ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आप लोगों के डाउट्स। हॉर्स राइडिंग के ड्यूरिंग या फिर स्पोर्ट्स के ड्यूरिंग, रेस के ड्यूरिंग क्या होता है? हाइमन लेयर का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, हाइमन लेयर ब्रेक हो जाती है, तो वर्जिनिटी को यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का हाइमन लेयर, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और कौन से हॉर्मोन्स इसको रेगुलेट करते हैं? देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल है द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द ह्यूमन फीमेल एंड द रिलेटेड प्राइमेट्स कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल ह्यूमन फीमेल्स में और रिलेटेड प्राइमेट्स में, जैसे कि डॉग के अंदर क्या देखने को मिलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, और ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज ऑफ द 29 और 28 डेज, 29 या फिर 28 डेज पे ये रिपीट होती है साइकिल। और द इवेंट्स ऑफ द स्टार्टिंग फ्रॉम द वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल चली थी उसके बाद में रिपीट होके सेकंड मेंस्ट्रुअल। अब बीच का जो ये फेज़ है ये क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज़ होगा, राइट। रेगुलेटेड बाय द सर्टेन हॉर्मोन्स जो कि सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है, राइट। वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 1 to 5 चलेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद में 14th डे पे होगा ओव्यूलेशन, और उसके बाद में लास्ट में ये फेजेस चलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के। इसमें 4 फेज होते हैं गाइस, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेशन फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड द सिक्रीटरी फेज, राइट। मेंस्ट्रुएशन फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड द सिक्रीटरी फेज। यहाँ पे आप लोग डायग्राम से थोड़ा सा समझो। 1 to 5 डेज क्या है? मेंस्ट्रुएशन,
6 to 13 डेज यहाँ पे क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज, जिसको फॉलिकुलर फेज भी बोला जाता है, 6 to 13, राइट। अब 15 से लेके यहाँ पे 29 तक क्या चलेगा, ल्यूटल फेज चलेगा। ल्यूटल फेज जिसको सिक्रीटरी फेज भी बोला जाता है, ठीक है, सिक्रीटरी फेज भी बोला जाता है। तो ऐसे करके ये साइकिल चलती है। अब यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि ओव्यूलेशन के टाइम पे पीक पे क्या है, LH और FSH यहाँ पे पीक पे हैं, राइट, पीक पे है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग फेज भी इसको बोला जाता है और इसको मेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। इसको ब्लीडिंग फेज और मेंसेस फेज के नाम से जाना जाता है। इन अ 28-day मेंस्ट्रुअल साइकिल द मेंसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द 3 to 5 डेज, मतलब 1 से 5 तक क्या चलेंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। द प्रोडक्शन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज कंसिडर्ड टू बी रिड्यूस्ड कॉज डिजनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, और उसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाता है। मतलब LH यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है, रिड्यूस्ड अमाउंट में देखने को मिलता है, और प्रोजेस्टेरोन भी यहाँ पे कम देखने को मिलता है, ठीक है। पहले वाले फेज में यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म में देखने को मिलता है, मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं, राइट। सेकेंड है यहाँ पे क्या होगा इस फेज के ड्यूरिंग, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स डाउन एंड द मेंस्ट्रुएशन बिगिन। एंडोमेट्रियम की लेयर के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो ब्रेक डाउन होगा और उससे मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलेंगे। अब मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एंडोमेट्रियम के सिक्रीशंस, ब्लड और अनफर्टिलाइज्ड ओवम, जो ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ था वो रिलीज हो जाता है। ब्लड और एंडोमेट्रियम के सिक्रीशंस किसके अंदर आते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर आते हैं, राइट। सेकेंड फेज है यहाँ पे फॉलिकुलर फेज, जिसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला जाता है। ये फेज चलता है 6 to 13, राइट। FSH सिक्रीट होता है किससे, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, ये स्टिमुलेट कराता है ओवेरियन फॉलिकल को, जिससे एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है और उससे प्रोलिफरेशन होते हैं। मतलब प्रोलिफरेशन के लिए यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन इंपॉर्टेंट है, राइट। वापस से समझ लो आप लोग, फॉलिकुलर फेज चलता है गाइस 6 to 13 डे तक, ठीक है। उस टाइम का जो बीच का पीरियड होगा वो फॉलिकुलर फेज होगा। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किससे सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा, राइट। वो ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा ताकि ईस्ट्रोजन्स का सिक्रीशन हो, और ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा मतलब वहाँ पे फिर प्रोलिफरेशन होगी, मतलब वहाँ पे फॉलिकुलर फेज उसको बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन हार्मोन इंपॉर्टेंट है। Of the endometrium of the uterine wall, the endometrium become thicker by the rapid cell multiplication. Proliferation का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेल्स ऐड हो रही है, प्रोलिफरेट होना, प्रोलिफरेट का मतलब होता है सेल्स का एडिशन होना, सेल्स का डिवीजन होना, राइट। तो एंडोमेट्रियम लेयर यहाँ पे थिक होती है। देखो मेंस्ट्रुअल फ्लो जब था, मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे, मेंसेस के टाइम पे एंडोमेट्रियम की लेयर क्या थी, ब्रेक हो गई थी, राइट। अब सेकेंड वाले फेज में ये थिकर हो जाती है, किससे, प्रोलिफरेशन से, मल्टीप्लिकेशन से, राइट। उसके बाद में थर्ड फेज है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी से मतलब है ओव्यूलेशन होना। बोथ द LH एंड FSH अटेन द पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल, मतलब 14th डे दोनों का लेवल हाई होता है। मैंने आप लोगों को बताया था, एक यहाँ पे स्काई ब्लू कलर से था, एक यहाँ पे रेड कलर से था डायग्राम के अंदर। LH और FSH दोनों अटेन करती है पीक, मतलब पीक पे ये हॉर्मोन्स होते हैं, राइट। इंड्यूस द रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स का रप्चर होगा, उससे रिलीज होगा ओवम, और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है LH की वजह से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ओव्यूलेशन के लिए LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, राइट। फिर यहाँ पे फोर्थ पार्ट आ जाता है ल्यूटल फेज, जिसको सिक्रीटरी फेज भी बोला जाता है, सिक्रीटरी फेज। दिस फेज यूजुअली इंक्लूड 15th डे टू 28th डे चलता है, या फिर 29th भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। LH कोज कराता है ओव्यूलेशन को, ये बात आप लोगों को पता है। रिमेनिंग जो सेल्स होती हैं ओवेरियन फॉलिकल्स की, वो स्टिमुलेट बाय द LH टू डेवलप द कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होगा। आप लोगों को याद होगा जब मैं स्ट्रक्चर करवा रही थी किसका, ग्राफियन फॉलिकल का, क्या था, ओवम का ग्राफियन फॉलिकल थी, ओवम यहाँ से रिलीज हो गया, उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है,
ठीक है। तो किसकी वजह से होगा, ये LH की वजह से होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन भी LH की वजह से होता है, राइट। द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट द लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम जहाँ पे भी नाम आए समझ जाओ इसका हार्मोन होगा प्रोजेस्टेरोन। क्या सीक्रेट कराएगा, प्रोजेस्टेरोन को, राइट। स्टिमुलेट द यूटरीन ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटरी म्यूकस। वाटरी म्यूकस यहाँ पे सीक्रेट होगा, कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन करेगा, राइट। किससे होगा, यूटरीन ग्लैंड से होगा। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन कोज द सिक्रेटरी फेज। भाई प्रोजेस्टेरोन का इंक्रीज लेवल देखने को मिलता है, तो आप लोग समझ जाना कि यहाँ पे सिक्रेटरी फेज चल रहा है, मतलब यहाँ पे ल्यूटल फेज चल रहा है, राइट। यहाँ पे ल्यूटल फेज चल रहा है। कौन कौन से हॉर्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ा सा रिपीट मैं इस चीज़ को कर देती हूँ गाइज। हॉर्मोन्स के केस में क्या होगा, 4 यहाँ पे फेज थे। मेंस्ट्रुअल जब यहाँ पे फेज था तो उसमें प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे कम था, राइट। प्रोलिफरेशन के फेज के टाइम पे यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया था, और ओव्यूलेशन के टाइम पे LH पीक पे था, राइट। LH पीक पे था। लास्ट वाले में प्रोजेस्टेरोन पीक पे है, मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया है। तो आप लोग एक बार अच्छे से फिर डायग्राम से समझ जाओ इसको। देखो क्या था, पीक वाली चीज़ें क्या हैं, ओव्यूलेशन के टाइम पे LH और FSH ये पीक पे हैं, मतलब यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ है, ओव्यूलेटरी फेज है ये। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे दोनों चीज़ें यहाँ पे कम है। अगर आप हॉर्मोन्स देख पा रहे हो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो ये भी यहाँ पे कम है। अच्छा, ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है सिक्रीटरी फेज में, या फिर इसको ल्यूटल फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनती है। कॉर्पस ल्यूटियम मतलब प्रोजेस्टेरोन, राइट। उसके बाद में यहाँ पे डीजनरेशन देखने को मिला है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी नीचे गिरता चला गया। तो ऐसे है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है, कौन से हॉर्मोन्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं पार्चुरेशन कराने में। पार्चुरेशन इज द प्रोसेस वेयर इन अ फुली डेवलप्ड फीटस फ्रॉम द मदर वॉर्म इज एक्सपेल्ड आउट। भाई फीटस पूरा फुली फॉर्म हो चुका है, अब फीटस से सिग्नल मिलेगा कि भाई डिलीवरी करवाई जाए। अब जो बेबी की डिलीवरी होगी, जो बेबी का बर्थ होगा, उसी को पार्चुरेशन बोल देते हैं। एक्सपेल्ड आउट मतलब बेबी का बाहर आने का जो प्रोसेस होता है उसको पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जेस्टेशन फेज, जेस्टेशन फेज क्या होता है, प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है उसको जेस्टेशन फेज बोला जाता है, जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हुआ, उसके बाद में पार्चुरेशन होगा, राइट, बेबी का बर्थ होगा। इसमें 2 हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली, ऑक्सीटोसिन एंड द रिलैक्सिन। अच्छा, ऑक्सीटोसिन को तो बोला ही बर्थ हार्मोन जाता है, ठीक है, बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है। और दूसरा है रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ मायोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम होती है, यूट्रस की जो वॉल होती है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्शंस कौन करवाता है, हार्मोन ऑक्सीटोसिन, राइट। सेकंड है रिलैक्सिन, ये रिलैक्स करता है पेल्विक लिगामेंट को कि भाई रिलैक्स हो जाओ, ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेबी का अब बर्थ होने वाला है। तो रिलैक्स करने का काम कौन करता है, रिलैक्सिन हार्मोन, राइट। 19th क्वेश्चन है, इन आवर सोसाइटी द वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर द गिविंग बर्थ टू डॉटर्स। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए भी। वुमेन्स को यहाँ पे ब्लेम किया जाता है कि डॉटर्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्थ हो रहा है, मतलब अगर एक माँ एक बेटी को ही जन्म देती हुई जा रही है, मतलब सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ पैदा हो रही हैं, तो इस चीज़ के लिए सोसाइटी ब्लेम करती है वुमेन को। ऐसा क्यों है, एक्सप्लेन करनी है इस चीज़ को, राइट। देखो सबसे पहली तो ये बात बहुत गलत है, ठीक है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल दोनों पेरेंट्स होंगे, बोथ मेल एंड द फीमेल पेरेंट्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। और बेसिकली इसमें रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, यहाँ पे मेल होगा। आप लोग मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे मेन कौन है, यहाँ पे है मेल, राइट। यहाँ पे मेल बहुत मेन है, यहाँ पे फीमेल मेन नहीं है। फीमेल मेन कहाँ पे होगी, जहाँ पे एक हेल्दी बेबी का जन्म देना होगा, मतलब फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल होगी कि भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगी, तो उससे हेल्दी बेबी का प्रोडक्शन होगा। फीमेल इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि वो एक लड़की को पैदा कर रही है उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेल। क्योंकि देखो मेल के अंदर जो कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है क्रोमोसोम की, वो क्या है, आप लोगों को मैं यहाँ से समझाती हूँ। मेल के अंदर
फीमेल एंड द मेल। अच्छा, उससे पहले आप लोग एक चीज़ समझो, ह्यूमन बीइंग के केस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, और जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं, मतलब अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम, और एक पेयर यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम का होगा। सेक्स क्रोमोसोम मतलब मेल है या फीमेल है, स्पर्म है, ओवम है, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? सेक्स क्रोमोसोम। और अदर देन सेक्स क्रोमोसोम इज ऑटोसोम, जो कि 22 पेयर्स में होते हैं, राइट। अब फीमेल के अंदर जो कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है वो होती है डबल एक्स, अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, राइट। मेल के अंदर होती है एक्स और वाई। अब इनके बीच में फ्यूज़न हुआ, राइट। अगर इनके बीच में फ्यूज़न होता है, अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम इस वाले एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़ कर लेता है, तो ये क्या बनाएगा? एक्स एक्स, मतलब क्या है? यहाँ पे बेबी गर्ल बनेगी, बेबी गर्ल, राइट। अब ये वाला एक्स अगर इसके साथ में फ्यूज़ हो जाता है इस वाई के साथ में, मैं पेन का कलर चेंज करके आप लोगों को बताती हूँ। देखो, अगर इस एक्स का इस वाई के साथ में फ्यूज़न होता है एक्स वाई, मतलब यहाँ पे बेबी बॉय बनेगा, राइट। इस वाले एक्स का इस एक्स के साथ में अगर फ्यूज़न होता है तो यहाँ पे फिर से बेबी गर्ल बनेगी, और इस एक्स का अगर इस वाई के साथ में होता है तो यहाँ पे बेबी बॉय बनेगा। तो बेबी गर्ल के और बेबी बॉय के यहाँ पे 50-50% चांस होते हैं, राइट। 50-50% चांस यहाँ पे होते हैं बेबी बॉय और बेबी गर्ल के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था गाइज, आप फिर से एक बार समझ लो। ये है फीमेल के केस में कॉम्पोजिशन, और मेल के केस में क्या है? एक्स वाई। अगर इसका इसके साथ में होगा एक्स एक्स तो फीमेल बनेगी, मतलब बेबी गर्ल, बेबी बॉय, बेबी गर्ल एंड द बेबी बॉय, राइट। तो 50-50% चांसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मैनी एग्स आर रिलीज्ड बाय द ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ? एक मंथ में ओवरी से कितने एग्स रिलीज होते हैं? हाउ मैनी एग्स डू यू थिंक वुड बी हैव रिलीज्ड इफ अ मदर गेव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस? भाई, क्या आप बता सकते हो कि अगर एक माँ आइडेंटिकल ट्विंस को जन्म देती है तो उसके लिए कितने एग्स रिलीज हुए होंगे? और वुड यू आंसर द चेंज इफ द ट्विंस बोर्न वर फ्रैटर्नल? यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरी है यहाँ पे फ्रैटर्नल। इस बात को आप लोग थोड़ा समझो क्या है। देखो, एक टाइम पे एक ही एग रिलीज होता है। अब आइडेंटिकल ट्विन के टाइम पे क्या होगा? उस एग के अंदर डिवीज़न हो जाएगा, उससे क्या होगा? एग के अंदर डिवीज़न हुआ, उसके बाद में सेपरेट क्या हो गया? यहाँ पे डिवीज़न होने के बाद में यहाँ पे 2 ट्विन्स बनेंगे, राइट। और अगर फ्रैटर्नल का केस है तो मतलब क्या है यहाँ पे? आप लोग बताओ, फ्रैटर्नल का अगर केस है तो क्या होगा? आप लोग यहाँ से थोड़ा सा समझो। देखो क्या है, अगर यहाँ पे केस है आइडेंटिकल ट्विंस का, तो उससे क्या होगा? आइडेंटिकल ट्विंस के टाइम पे कंडीशन को बोला जाएगा मोनोजाइगोटिक कंडीशन, ठीक है। यहाँ से एक एग रिलीज होगा और वो 2 में स्प्लिट हो जाएगा, राइट। एक एग 2 में स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा फ्रैटर्नल के केस में? क्या होगा? यहाँ पे 2 एग्स का यहाँ पे रिलीज होगा, राइट। फ्रैटर्नल के केस में 2 एग्स रिलीज होंगे, एक स्पर्म यहाँ के जाके फर्टिलाइज कर जाएगा और दूसरा स्पर्म यहाँ जाके फर्टिलाइज कर जाएगा। तो ये होगा फ्रैटर्नल का केस। अब ह्यूमन ओवरीज में बेसिकली एक ही ओवम का रिलीज होना होता है। मोनोजाइगोटिक कंडीशन, जहाँ पे आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं वहाँ पे एक एग रिलीज होता है, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो 2 के अंदर स्प्लिट हो जाता है, और 2 के अंदर स्प्लिट होने के बाद में क्या होगा? आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे, और जिनके जेनेटिक फीचर्स बिल्कुल मिलते जुलते होंगे, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस के केस में पोस्ट फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये स्प्लिट हो गए हैं, 2 में बन गए हैं, आइडेंटिकल ट्विंस बन गए हैं। और जाइगोटिक ट्विंस के केस में, मतलब फ्रैटर्नल ट्विंस के केस में क्या होगा? 2 एग रिलीज होंगे और अलग अलग स्पर्म जाके उनको फर्टिलाइज करेंगे। उसी वजह से उनके डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों से पूछ ली जाएंगी कि डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर किसके केस में देखने को मिलती हैं, राइट। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझे गाइस, आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया? आइडेंटिकल के केस में क्या होगा? 2 एग रिलीज होंगे, 2 ओवम रिलीज होंगे और अलग अलग स्पर्म जाके उनको फर्टिलाइज कर देंगे। उसकी वजह से 2 अलग अलग बेबीज़ का प्रोडक्शन होगा, राइट। 2 अलग अलग बेबीज जिनके अलग अलग जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे, जबकि आइडेंटिकल ट्विंस के केस में क्या होंगे? उनके कैरेक्टर्स सेम होंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज बाय द ओवरी ऑफ द फीमेल डॉग विच गेव बर्थ टू 6 पपीज़? भाई, आपको क्या लगता है कि फीमेल ओवरी से कितने एग रिलीज हुए होंगे अगर 6 बच्चों को, 6 पपीज़ को जन्म दिया है तो?
In order to have given birth to the 6 puppies, the ovary of the female dog released the 6 eggs. 6 जायगोट वर फॉर्म्ड, 6 एग रिलीज होंगे और 6 ही आगे जायगोट बनेंगे और वो आगे डेवलप हो जाएंगे पपीज़ में, और यहाँ पे 6 पपीज़ बन जाएंगे, राइट। तो ऐसे करके आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ भी अमाउंट दी गई हो, 6, 7, 8, 4 जितना भी हुआ है उतने ही एग रिलीज होंगे और वही आगे जायगोट बनाएंगे, वही आगे बेबी का प्रोडक्शन करेंगे, राइट। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अच्छे से क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद की जो वीडियो होगी वो होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बेस्ड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। कल मिलते हैं, बाय।